डियर स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको व्यापार की क्रिया, जिसके अंतर्गत बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कराया। फिर इसके बाद में व्यापार का आधार, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आंशिक संतुलन की विधि और सामान्य संतुलन की विधियों का अध्ययन कराया। फिर व्यापार के सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाओं का अध्ययन कराया और व्यापार की आधारभूत अवधारणाओं के अध्ययन के साथ ही मैंने आपको व्यापार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पूर्ति पक्ष एवं मांग पक्ष का अध्ययन कराया। इसके बाद हम आते हैं व्यापार का कारण क्या है। तो देखिए, व्यापार का कारण, व्यापार किन कारणों से होता है, यानी रीजन फॉर ट्रेड। देखिए, सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्र आपस में व्यापार क्यों करते हैं। विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ व्यापार प्रायः उन्हीं कारणों से करते हैं जिनसे प्रेरित होकर व्यक्तिगत इकाइयां एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं। सामान्यतः यह कारण निम्न है और इसका पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। फर्स्ट, असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, वह है साधनों का विषम वितरण। साधनों का विषम वितरण। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है और वह है आपका तकनीकी भिन्नताएं। तकनीकी भिन्नताएं। और इसके बाद चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत जो आता है, वह पॉइंट है आपका श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, यानी श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, जो कारण है वह है आपका बाजार संरचना की उपस्थिति। क्या है? बाजार संरचना की उपस्थिति। इसके बाद छठा पॉइंट इसका आता है और वह है छठा पॉइंट आपका व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ। व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ। इसके बाद सेवंथ यानी सातवां जो पॉइंट है, वह पॉइंट है कीमतों का अंतर। क्या है? कीमतों का अंतर। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट है असीमित आवश्यकताएं।
यानी वर्तमान विश्व में आवश्यकताएं असीमित हैं एवं कोई भी देश समस्त वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर कर पाने में समर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी देश में हर क्षेत्र या प्रदेश में सभी वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं है। अतः विभिन्न देशों में या विभिन्न देशों के एवं विभिन्न प्रदेशों के मध्य व्यापार की आवश्यकता प्रतीत होती है, ताकि उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं की जो मांग है उस मांग को संतुष्ट किया जा सके। सेकंड पॉइंट आता है साधनों का विषम वितरण। और साधनों के विषम वितरण के अंतर्गत प्रकृति ने संसाधनों को धरती पर समान रूप से वितरित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश प्राकृतिक साधनों की बहुलता, जलवायु दशाओं, खनिज संसाधनों, उपक्रमों या उपक्रमशीलता व प्रबंधकीय कुशलता के साथ ही अन्य आर्थिक उपादानों की उपलब्धता से भिन्नता रखता है। और जब ये भिन्नता रखता है तो सामान्यतः जिस देश में जिन वस्तुओं को उत्पादित करने की या जिन वस्तुओं को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं उन साधनों का या जो साधन अधिक हों तो उन्हीं का उत्पादन व निर्यात किया जाएगा। वह जो साधन और वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं उन्हें हम आयात करते हैं। और यही बात एक देश के विभिन्न प्रदेशों के बारे में कही जा सकती है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है तकनीकी भिन्नताएं। और तकनीकी भिन्नताओं के अंतर्गत संसाधनों के विषम वितरण से ऐसी तकनीकी या ऐसी स्थिति सामने आती है कि जिसमें एक देश या क्षेत्र विशेष कुछ विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का विशेष सेवाओं को दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र विशेष के सापेक्ष अधिक समर्थ रूप से उत्पादित करता है। और जब यह अधिक समर्थ रूप से उत्पादित करता है तो इस प्रकार प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तु या सेवा को सर्वाधिक कुशल तरीके से उत्पादित कर पाने में समर्थ नहीं बन पाता। अतः व्यापार की आवश्यकता होती है। कोई देश उत्पादन करने में समर्थ है, कोई देश उत्पादन करने में समर्थ नहीं होता है। और जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो व्यापार की आवश्यकता होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। अब देखिए, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के अंतर्गत जिस प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के मध्य श्रम विभाजन होता है उसी प्रकार विश्व के देशों के मध्य भी श्रम विभाजन संभव होता है। और इस प्रकार उत्पादन की व्यक्तिगत इकाइयां उत्पादन की कुछ विशिष्ट इकाइयों में सिद्धस्थ होती हैं और उसी प्रकार विभिन्न देश भी विविध वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करते हैं। और जब ये अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार विश्व या देश में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण की सामान्य दशा देखने में आती है। और जब यह सामान्य दशा देखने में आती है तब जिससे वस्तु का उत्पादन अधिकतम कुशलता के से करना संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाजार संरचना की उत्पत्ति। अब देखिए, बाजार संरचना की जो उत्पत्ति है इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत इकाइयां एक दूसरे के साथ व्यापार की क्रिया बाजार संयंत्र यानी मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न करती हैं, जिसमें मुद्रा को
विभिन्न या मुद्रा के विनिमय के माध्यम से विनिमय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विनिमय की इस प्रक्रिया में उपभोक्ता अपने संतोष के स्तर में वृद्धि होती हुई पाता है और ठीक उसी प्रकार विश्व में दो देशों की मौद्रिक इकाइयों के मध्य नियत विनिमय दर के द्वारा विनिमय की क्रिया संपन्न की जाती है। छठा पॉइंट इसमें आता है व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ। अब देखिए व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ क्या है। तो जब व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाला जो लाभ है, उस लाभ को हम जो लेन देन करते हैं या लेन देन या हस्तांतरण की जो क्रिया है, उस क्रिया में लाभ तब प्राप्त होता है जब एक क्षेत्र या देश अन्य देश के सापेक्ष कम कीमत पर वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ होता है। अतः जो व्यापार का आधार है वह लाभ ही है, और जब यह लाभ है तो वस्तु व सेवाओं के विनिमय के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि लाभ प्राप्त ना हो तो क्या होता है, तो व्यापार की संभावना ही सीमित हो जाती है। और जब यह सीमित हो जाती है तो कोई भी देश वस्तु व सेवा का निर्यात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुओं की अधिक कीमतें प्राप्त होती हैं, और जब ये अधिक कीमतें प्राप्त होती हैं तब वह आयात इसलिए कि विदेशी द्वारा प्राप्त वस्तु सापेक्षिक रूप से सस्ती प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यापार का जो आधार है वह व्यापार से होने वाला लाभ ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीमतों का अंतर। अब देखिए अगर कीमतों का अंतर नहीं होगा तो व्यापार भी किसी भी कंडीशन में नहीं संभव होगा। तो देखिए कीमतों के अंतर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस व्यापार का मुख्य कारक विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं का व सेवाओं की कीमतों में जो अंतर है उसका कीमतों में अंतर या तो उत्पादन संभावनाओं अथवा पूर्ति दशाओं में अंतर से उत्पन्न होता है, और सेकंड इसमें आता है कि रुचियों व आशावादों की प्रवृत्ति अथवा मांग दशाओं में भिन्नता से प्राप्त होता है। अब देखिए उत्पादन की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं या पूर्ति दशाओं में भी कुछ अंतर होता है, और जो संभावनाएं हैं या जो पूर्ति दशाएं हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए पूर्ति दशाओं में अंतर जिन घटकों से उत्पन्न होता है वह घटक कौन कौन से हैं। पहला इसके अंतर्गत जो घटक आता है वह घटक होता है, देखिए कौन सा है, इसके अंतर्गत पहला जो घटक है वह है आपका आर्थिक संसाधनों की प्राकृतिक बहुलता। नंबर 1 आर्थिक संसाधनों की बहुलता। आर्थिक संसाधनों की बहुलता। अब बहुलता कौन से, प्राकृतिक, यानी आर्थिक संसाधनों की प्राकृतिक बहुलता जो होगी वह है। तो आप चाहें तो इसमें प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, यहाँ प्राकृतिक
और सेकंड पॉइंट इसमें आता है वह यह है कि उत्पादन में प्रयुक्त जो तकनीक है वह तकनीक का स्तर क्या है। तो देखिए, उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है, वह है थर्ड पॉइंट है आपका श्रम कुशलताएं। क्या? श्रम कुशलताएं। फोर्थ पॉइंट इसमें है, वह है आपका साधन संपन्नता। क्या है? साधन संपन्नता। अब देखिए, साधन संपन्नता एवं कुशलता और वह अंश यानी डिग्री जिसके अधीन इन साधनों का उत्पादन किया जाता है। अब क्या है? सामान्यतः एक श्रम संपन्न देश द्वारा श्रम सघन वस्तु का निर्यात किया जाएगा। इसी प्रकार भूमि संपन्न जो देश है उसके द्वारा भूमि सघन वस्तुओं का या कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। एक ऐसा देश जो काफ़ी अधिक पूंजी श्रम कुशलता के उच्च स्तर अथवा उच्च तकनीक से संपन्न है, ऐसी वस्तुओं का निर्यात करेगा जो पूंजी गहन या कुशलता गहन वस्तुओं का निर्यात करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ति पक्ष के अधीन साधन बहुलता व उत्पादन कुशलता के मध्य का जो अंतर है उस अंतर को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है, और जिससे वस्तु व सेवाओं की उत्पादन एवं विक्रय क्रियाएं या विक्रय लागतें का जो निर्धारण किया जाता है वह मांग पूर्ति दशाओं की भिन्नता या लागतों के अंतर से ही व्यापार के कारण पता नहीं चलता। इसलिए मांग के अंतर या मांग की विभिन्नताओं को ही ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मांग दशाओं में अंतर। अब देखिए, मांग दशाओं में जो अंतर होता है वह क्या है। तो देखिए, मांग दशाओं के अंतर के अंतर्गत मांग की विभिन्नताएं वस्तुएं मुख्यतः कौन सी वस्तुएं? मुख्यतः आय के स्तर एवं रुचि आस्वादों की प्रवृत्तियां और उन प्रवृत्तियों के फलन द्वारा समझी जाती हैं। पूर्ति एवं मांग की दशाओं में या पूर्ति एवं मांग की दशाओं की विभिन्नता के द्वारा ही हम यह अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि व्यापार क्या होता है तथा विभिन्न राष्ट्र या देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं। व्यापार इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं व सेवाओं की कीमत में भिन्नता विद्यमान होती है, और जब यह कीमतों में भिन्नता विद्यमान होती है तब कीमतों के अंतर को पूर्ति एवं मांग की दशा की भिन्नता के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, जब ये स्थिति पैदा हो जाती है
तो फिर क्या होता है, तब मांग एवं पूर्ति, जो मांग है और उसकी जो पूर्ति है, उसकी जो दशाएं हैं, वह व्यापार के कारण का हम प्रदर्शन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्ति एवं मांग की दशाएं। क्या है? पूर्ति एवं मांग की दशाएं। अब पूर्ति एवं जो मांग है, इसकी जो दशाएं हैं, यानी सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। क्या है? सप्लाई ऑफ डिमांड कंडीशन। अब देखिए, सप्लाई ऑफ डिमांड कंडीशन के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं उसमें क्या है, तो देखिए सप्लाई यानी जो पूर्ति एवं जो मांग की दशाएं हैं, उन दशाओं का हम व्यापार के द्वारा या व्यापार के कारणों का जो प्रदर्शन है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए व्यापार के कारणों को समझने के लिए हम एक सरल मॉडल का निर्माण करते हैं, और इस मॉडल में दो देश एवं एक वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, चार कंडीशनों को समझना अति आवश्यक है। और वो चार कंडीशनें कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है वह कंडीशन है मांग दशाओं का समरूप, यानी नंबर 1, मांग दशाओं का समरूप होना पर पूर्ति, यानी समरूप होना पर पूर्ति, अपूर्ति क्या है? पूर्ति दशाओं का भिन्न होना आवश्यक है। क्या? पूर्ति दशाओं का भिन्न होना। पहली स्थिति तो ये बनती है। दूसरी क्या है? सेकंड है पूर्ति दशाओं का समरूप होना, एवं क्या? मांग दशाओं का भिन्न होना। क्या होना? भिन्न होना। इसके बाद तीसरी कंडीशन इसके अंतर्गत जो बनती है, वह तीसरी कंडीशन है मांग एवं पूर्ति दोनों ही दशाओं का भिन्न होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट क्या है? मांग एवं पूर्ति दशाओं का भिन्न होना आवश्यक है। फोर्थ कंडीशन है इसमें, और वह यह है कि मांग एवं पूर्ति दोनों ही दशाओं का समरूप होना। क्या होना?
मांग एवं पूर्ति दोनों ही दशाओं का समरूप होना। अब देखिए इसमें चार स्थितियां पैदा होती हैं, किसके अंतर्गत? पूर्ति एवं मांग की जो दशाएं हैं उन दशाओं के अंतर्गत व्यापार की दशाओं के जो कारण हैं उसके अंतर्गत 4 पॉइंट बनते हैं। पहला है मांग दशाओं तथा मांग दशाओं का समरूप होना पर पूर्ति दशाओं का भिन्न होना। दूसरी स्थिति होती है पूर्ति दशाओं का समरूप होना एवं मांग दशाओं का भिन्न होना। तीसरी स्थिति में क्या है? मांग एवं पूर्ति दशाओं का भिन्न होना। दोनों में मतलब मांग का भी भिन्न होना और पूर्ति का भी भिन्न होना, दोनों ही जरूरी हैं। चौथी स्थिति है मांग एवं पूर्ति दोनों ही दशाओं का समरूप होना भी अति आवश्यक है। अब देखिए इसके लिए ये चारों पॉइंटों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ए बी सी डी के लिए मैं 4 रेखा चित्रों का निर्माण करता हूँ। उन 4 रेखा चित्रों के निर्माण से ही आप समझ पाएंगे कि समरूप क्या है, मांग एवं पूर्ति दशाओं का भिन्न होना आवश्यक क्यों है, पूर्ति दशाओं का समरूप होना एवं मांग दशाओं का भिन्न होना, मांग दशाओं का समरूप होना एवं पूर्ति दशाओं का भिन्न होना। तो ये इसके लिए मैं 4 रेखा चित्रों का आपके समक्ष निर्माण करता हूँ। उन चारों ही रेखा चित्रों से आप इसे समझेंगे। देखिए क्या होता है। ये जो रेखा चित्र है, यह रेखा चित्र मैं एक कंडीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब देखिए ये है आयात, निर्यात, आयात निर्यात, ये विदेश,
ये है आपका एस और ये भी एस, ये डी डिमांड, डी डिमांड, ये आपका मूल बिंदु ओ, ये क्यू क्वांटिटी, ये भी क्यू क्वांटिटी, और ये आपका पी पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि एक स्थिति है जिसे हम पी एफ बोलते हैं और दूसरी स्थिति है पी एच की। अब यहाँ आप देखेंगे जो पी एच की स्थिति है, यहाँ जो P1 है और ये P2 है, ये घरेलू देश है, घरेलू देश, और रेखा चित्र है ए। नेक्स्ट देखेंगे आप रेखा चित्र बी, और रेखा चित्र में आप देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं ये निर्यात, आयात, पी एफ, और ये है पी एच, ये है P1, ये है P2, और ये है आपकी PO Q, और ये भी आपका Q, ये है आपका S, ये, और ये भी S, D, D। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी के अंतर्गत तीसरा जो चित्र है वह होगा तीसरे चित्र के अंतर्गत आप देखेंगे
यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ देखिए ये एस एस टी डी डी ओ सॉरी क्यू क्यू ओ और ये जो है ये पी एफ पी एच ये P2 और ये है P1। यहाँ देखिए अब यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा यानी ये है B और ये है C। अब आप नेक्स्ट जो रेखा चित्र है उसे देखेंगे। यहाँ देखिए ये घरेलू बाजार है, घरेलू देश, घरेलू देश, ये विदेशी, ये भी विदेशी और यहाँ ये भी विदेशी, ये घरेलू, ये है आपका P, ये है O, ये है Q, ये भी Q, ये है आपका S सप्लाई, ये भी S सप्लाई, ये D डिमांड, ये भी डिमांड और आप यहाँ देख रहे हैं P1, ये देख रहे हैं P2, ये है PF और ये है PH। अब देखिए दोनों ही स्थितियों में ये जो मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, इस रेखा चित्र के निर्माण के अंतर्गत 4 स्थितियां पैदा होती हैं। कितनी? 4 स्थितियां पैदा होती हैं
और उन चारों ही स्थितियों को आप समझेंगे। पहली वाली जो स्थिति है वह स्थिति है मांग दशाओं का समरूप होना, मांग का समरूप होना, लेकिन पूर्ति दशा का भिन्न होना है। इसमें बी पॉइंट के अंतर्गत पूर्ति दशा में परिवर्तन है, मांग दशा में परिवर्तन नहीं है, यानी पूर्ति समरूप है, मांग भिन्न है। थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति दोनों ही दशाओं में भिन्नता है, परिवर्तन दोनों तरफ है। लेकिन चौथा जो डी पॉइंट है, इसके अंतर्गत न तो मांग में कोई अंतर है और न ही पूर्ति के अंतर्गत ही कोई अंतर है। अब ये जो चार स्थितियां पैदा होती हैं, इन चारों स्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले हमें देखना है कि जो उपर्युक्त मैंने चारों ही रेखा चित्रों का जो निर्माण किया है, इसके अंतर्गत रेखा चित्र में पी एफ जो रेखा मैंने चारों हर जगह पी एफ पी एच पी एफ पी एच पी एफ पी एच पी एफ पी एच, तो पी एफ और पी एच क्या है? तो देखिए पी एफ इजिकल टू प्राइस ऑफ फॉरेन नेक्स्ट पी एच यानी प्राइस ऑफ होम, यानी पीएफ जो कीमत है वह विदेशी कीमत है, पीएच जो कीमत है वो घरेलू कीमत है। इसीलिए पीएफ पीएच पीएफ पीएच पीएफ पीएच, लेकिन यहीं इसमें आप देख रहे हैं P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2। P1 क्या है? P1 इजिकल टू फॉरेन यानी विदेशी कीमत का निर्धारण, और P2 घरेलू कीमतों का निर्धारण। अब देखिए इसमें चारों स्थितियां मैं आपके समक्ष क्लियर करूंगा। सबसे पहली स्थिति को अपन देखते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत रेखा चित्र में जो पीएफ और पीएफ विदेशी कीमत है एवं एफ पीएच घरेलू कीमतें हैं, और प्रारंभ में दोनों ही देशों के मध्य व्यापार नहीं होता है, क्योंकि पीएच और पीएफ दोनों ही कम होते हैं, और जब दोनों ही कम होते हैं तो कीमतों की यह भिन्नता पूर्ति दशा की भिन्नता यानी पीएच एंड पीएफ से उत्पन्न हुई मानी जाती है। रेखा चित्र ए में विदेशी पूर्ति वक्र जो है वह घरेलू पूर्ति वक्र से अधिक लोचदार है, और जब ये अधिक लोचदार है तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं, यानी बी में हम देखेंगे, और बी रेखा चित्र के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें जो मांग की दशा है वह मांग की दशा की भिन्नता प्रदर्शित होती है, जहां घरेलू मांग वक्र की विदेशी मांग वक्र की जो तुलना है उस तुलना में अधिक लोचदार होती है। रेखा चित्र सी के अंतर्गत जो रेखा चित्र सी है, इस रेखा चित्र सी के अंतर्गत भिन्न भिन्न मांग व पूर्ति की दशाएं प्रदर्शित की गई हैं। रेखा चित्र डी के अंतर्गत कीमत का निर्धारण विदेशों में बिंदु P पर होता है, यानी P1 पर होता है, जहां विदेश के मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को अंतरछेदित करते हैं, यानी मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही P1 पॉइंट पर अंतरछेदित यानी स्पर्श करते हैं, और इसीलिए P1 पर ही कीमतें निर्धारित
हो जाती हैं। जब ये अंतर छेदित करते हैं तो फिर क्या होता है, घरेलू देशों में मांग एवं घरेलू पूर्ति वक्र के अंतर छेदन की जो कीमत का निर्धारण होता है वह P2 पर होता है। और जब ये P2 पर हो जाता है तो विदेशी और घरेलू देश के मध्य व्यापार होने का जो कारण है उस कारण कीमत की भिन्नता है और घरेलू देश की कीमत PH अधिक है, विदेश में PF कम है। अर्थात क्या हो जाएगा, PH ग्रेटर देन, क्या होगा, PH ग्रेटर देन PF। अब जब ये हो जाता है तो घरेलू जो देश है उस देश में कीमत अधिक होने के कारण विदेश से हम क्या करेंगे, उस वस्तु का आयात करेंगे। और जब ये वस्तु का आयात करेंगे तो इसकी जो कीमत है उस कीमत में विदेश में सापेक्षिक रूप से, क्योंकि उस वस्तु की कीमत विदेश में सापेक्ष रूप से कम होती है, हमारे देश में ज़्यादा होती है, तो हम विदेश से उस वस्तु का आयात करते हैं और विदेश एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है। अब क्या होता है, फिर इसके बाद में जब दोनों ही देश आपस में व्यापारिक संबंध को स्थापित कर लेते हैं तो विदेश से जो वस्तु का निर्यात वो घरेलू देश में जो जिस वस्तु का आयात तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों देशों में कीमत की जो भिन्नता है वह विभिन्नता पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी दशा में बिंदु P पर संभव होता है, ऐसी जो दशा है वह दशा बिंदु P पर संभव होती है, यानी जब दोनों ही में समानता आ जाएगी तो व्यापार बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जब संभव होता है तो जहाँ PH इजिकल टू क्या होता है, PF के बराबर क्या होगा, यानी PH इजिकल टू PF के बराबर हो जाता है। और जब ये स्थिति बनती है तो व्यापार की जो विभिन्नता है वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है। विदेश में निर्यात मांग में वृद्धि होने से जो कीमत है उस कीमत PF से P तक बढ़ती है, वह घरेलू देश में अधिक आयात मांग होने पर कीमत PH से P तक बढ़ती है। जब बिंदु पर कीमत निश्चित हो जाती है, कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर कीमत निश्चित हो जाती है तो कीमत की भिन्नता समाप्त हो जाती है तथा व्यापार के लिए कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं रहता है। और जब प्रेरणा शेष नहीं रह पाती है तो विदेश द्वारा निर्यात होने वाली जो वस्तु है वह घरेलू देश द्वारा आयात होने वाली वस्तु कीमत P पर स्थापित प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्थायित्व जब प्राप्त कर लेते हैं और निर्यात एवं आयात होने वाली जो दोनों ही मात्राएं हैं वह एक दूसरे के जब बराबर हो जाती हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिए प्रेरणाएं तब तक उत्पन्न होती हैं या तब तक उत्पन्न होती रहेंगी जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभिन्नताएं विद्यमान रहेंगी। व्यापार की प्रेरणाएं तब समाप्त हो जाएंगी जब कीमत समानीकरण हो जाएगा, और जैसे ही कीमत समानीकरण होता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण है वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भिन्नता से संबंधित होता है तथा कीमतों में भिन्नताएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि मांग दशाएं या पूर्ति दशाओं अथवा मांग और पूर्ति दोनों ही दशाएं घरेलू देश व विदेश के मध्य भिन्न भिन्न होती हैं। और उपरयुक्त दशाएं जो मैंने आपके समक्ष दिखाई हैं ABC, इन तीनों ही जो दशाएं हैं इन तीनों ही दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना संभव होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अंतर है इन तीनों ही दशाओं में। लेकिन चौथी दशा में आप देखेंगे कि रेखा चित्र जो D है उस D में ऐसी दशा है जहां घरेलू देश की मांग पूर्ति और विदेश की मांग पूर्ति तथा
घरेलू देश में मांग व पूर्ति का जो अंतरछेदन बिंदु है वह P2 पर तथा विदेश में मांग व पूर्ति का अंतरछेदन P1 पर होता है। अतः घरेलू देश व विदेश में कीमतें क्रमशः PH और PF जब हो जाती हैं या निर्धारित होती हैं तो एक दूसरे के जब बराबर होती हैं, उन बराबर होने के उपरांत कीमतों की यह समानता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही ये समान हो जाती हैं वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब समाप्त हो चुका होता है। और इसके साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जो BA सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यह टॉपिक उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर BA सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। BA 3rd ईयर में भी यह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जो पेपर है वह BA 3rd ईयर में भी पढ़ाया जाता है। MA के अंतर्गत भी यह पेपर पढ़ाया जाता है। इसलिए इस पर BA सेकेंड ईयर वाले, BA 3rd ईयर वाले, MA वाले सभी स्टूडेंट्स इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।